ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कोड पोर्टेबिलिटी। सो हाउ सी शार्प कोड और डॉट नेट कोड कैन अचीव पोर्टेबिलिटी थ्रू दिस MSIL। आपका सोर्स कोड डायरेक्ट सीपीयू के अकॉर्डिंगली अगर ट्रांसफॉर्म हो गया, मींस कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी जो है वो लैंग्वेज होती है। सो अगर मैंने अपने सोर्स कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, सो इट विल वर्क ओनली फॉर दैट सॉफ्टवेयर सीपीयू जिस मशीन के अंदर रहते हुए मैंने उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैं टू वे प्रोसेस यूज करूं कि वो कोड जो मेरा सोर्स कोड है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाला कोड मैं अगर किसी और मशीन पे सेंड करूं जिसमें CLR हो, तो वो CLR उसको कैसे वर्क करवा सकता है? वो CLR उसको फॉरवर्ड कर देगा आपके जो दूसरी मशीन है उसके एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो आपका कोड इस तरीके से पोर्टेबिलिटी अचीव कर रहा होता है। या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई थ्योरी माइंड में हो, या आगे बढ़े? ओके, ठीक है, अब हम देख लेते हैं जेट कंपाइलर और CLR कैसे काम कर रहा होता है। सो द जेट कंपाइलर इज पार्ट ऑफ द CLR। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जस्ट इन टाइप कंपाइलर इज द टाइप ऑफ CLR, पार्ट ऑफ CLR। ठीक है, एक कंपोनेंट है CLR का, और CLR itself is a component of .NET framework. The CLR manages the execution of all .NET application. CLR क्या कर रहा होता है? आपकी जो एग्जीक्यूशन है .NET की जितनी भी एप्लीकेशन है उनकी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा होता है? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। In addition to JIT compilation at runtime, the CLR is also just in time compiler क्या कर रहा होता है? रन टाइम पे कंपाइलेशन कर रहा होता है। जैसे लेट से अगर मेरे पास 100 लाइन ऑफ कोड है, तो वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस 100 लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा? कंपाइल करेगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर लेट से मैंने उसी 100 लाइन ऑफ कोड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की, 3-4 लाइंस और ऐड कर दी, तो इन केस की सारी लाइंस को दोबारा से कंपाइल करने के बजाय वो जो नई लाइंस हैं, जो न्यू लाइन ऑफ कोड है, वो उसको कंपाइल करके उसके साथ इंटीग्रेट कर देगा। तो इससे मेरे पास क्या है? टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के अलावा CLR और किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गार्बेज कलेक्शन, टाइप सेफ्टी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। गार्बेज कलेक्शन वो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में, अच्छा मेमोरी एलोकेशन भी CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कौन सी मेमोरी कब एलोकेट करनी है रन टाइम पे। ठीक है, सो जो गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो मेमोरी में स्पेस तो ले रहे हैं बट दे आर नॉट ऑफ एनी फर्दर यूज, अब उनका फर्दर यूज नहीं है। तो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली CLR उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से क्या करेगा? डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। दैट इज गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मीन्स जो एक्स्ट्रा डेटा है, जो यूजलेस डेटा है, उसको क्या करेगा? मेमोरी से रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा, सो दैट मेमोरी जो है वो क्या हो जाए? फ्री ऑफ स्पेस हो जाए और इट कैन यूज फॉर फर्दर अपकमिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्या है? टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी क्या है कि अगर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं या हम किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर टाइप सेफ्टी होनी चाहिए। अगर मैंने एक इंटीजर यूज किया है तो मैं उसमें एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकूं। ऐसा ना हो कि इंटीजर में मैं पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रही हूँ। सो ये टाइप सेफ्टी भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका CLR। एंड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, अच्छा टाइप सेफ्टी इज रिलेटेड टू कंपाइल टाइम एरर्स, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो गया हमारे पास? रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स मींस कुछ ऐसी वैल्यूज हम रन टाइम पे ना दें जिसकी वजह से एरर आ सके या प्रॉब्लम आ सके। लेट से अगर मैंने दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं, दोनों में कह रही हूँ कि इंटीजर वैल्यू है,
कोई एरर नहीं आएगा। मैंने उसको रन किया, फर्स्ट नंबर मैंने 10 दे दिया, सेकंड नंबर मैंने रन टाइम पे 0 दे दिया। अब अगर इस पे कोड पे मेरे पास a डिवाइडेड बाय b, a को मैंने 10 वैल्यू दे दी रन टाइम पे, b को मैंने 0 दे दी, सो व्हेन 10 डिवाइडेड बाय 0 इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, सो दैट आपका कोड जो है वो एबनॉर्मली बिहेव ना करे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी CLR की। JIT compiler stands for just in time compilation, जैसे जैसे कोड आ रहा है उसको कंपाइल करेगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? इन्फिनिटी, जी एग्जैक्टली exactly. जब हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं उसको तो हम इन्फिनिटी कह रहे हैं, लेकिन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं 0 से, तो उसको हम एरर कह रहे होते हैं कि रन टाइम एरर है। एबनॉर्मलिटी मींस के रन कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर नहीं शो हो रहा, लेकिन रन टाइम पे कोई एक ऐसा एरर आ गया जो रन टाइम एरर है, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे की वैल्यू जो है मैंने वो क्या कर दी, चेंज वैल्यू दे दी। अगर मैं कह रही हूँ कि एरे की लिमिट 5 है और मैं उसमें 6 वैल्यू इनपुट दे रही हूँ, तो ये क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का जो एक्सेप्शन आता है। अगर मैं कह रही हूँ कि एक इंटीजर इनपुट यूजर से इनपुट लेना है और उसमें मैं फ्लोट इनपुट दे रही हूँ, तो ये वो आउट एरर्स हैं जो कंपाइल टाइम पे कभी नहीं पता चल सकते जब तक प्रोग्राम रनिंग मोड पे नहीं होगा। सो ऐसे एरर्स को हम कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि एबनॉर्मली हमारा प्रोग्राम बिहेव ना कर सके। क्योंकि अगर रन टाइम एप्लीकेशन आती है, कोई एरर आता है, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो उसी टाइम पे हैंग हो जाती है। सो हम इस तरीके का मैकेनिज्म यूज करें एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, हम ट्राई कैच यूज करें कि अगर कोई रन टाइम पे एक्सेप्शन आ भी जाती है तो उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो सके, एक प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू प्रोग्राम मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो सके विदाउट लूजिंग एनी डेटा। सो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। मींस एक्सेप्शन हैंडलिंग भी, रन टाइम एरर्स को भी देखे और कंपाइल टाइम एरर्स को भी देखे, और मेमोरी में जो फर्दर ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अब यूज नहीं हो सकता, ये उसको भी क्या करे, ये उसको भी रिमूव कर दे। एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस ट्राई कैच मैकेनिज्म। रन टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि कोई कोड ऐसा है जिसपे एक्सेप्शन आ सकती है, जैसे कि हमने फाइलिंग पढ़ी थी, तो आपको याद होगा जब हमने फाइलिंग पढ़ी थी तो कभी कभार ऐसा हो रहा था कि जब हम कोड कर रहे थे कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आ रहा था, और जब हम कोड को रन कर रहे थे तो रन होने पर फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दे रहा था। एक्सेप्शन का मतलब ये कि जो कंपाइल टाइम पे तो एरर ना दे, लेकिन जब रन टाइम पे वो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस फाइल को देखेगा और वो फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड, और मेरा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा और उसी वक्त बाहर आ जाएगा विदाउट सेविंग एनी डेटा जो मैंने उस टाइम पे सेव किया होगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस कि रन टाइम पे जो एरर आते हैं, जो आप जितना भी क्लीन कोड करें लेकिन आप हो सकता है बाय मिस्टेक आ जाए, सो ऐसे कोई एरर जो रन टाइम पे आते हैं उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे जो एरर जो रन टाइम पे आते हैं उसको हम एक्सेप्शन कह रहे होते हैं, दीज आर एक्सेप्शनल एरर्स, जो हर दफा नहीं आएंगे, इट डिपेंड्स। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का मैकेनिज्म भी CLR आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि सो यू कैन यूज ट्राई एंड कैच मैकेनिज्म। ठीक है, वही चीज जो हमने पहले देखी थी, मल्टीपल लैंग्वेजेस पे आप कोड कर सकते हैं, हर लैंग्वेज का कोड उस लैंग्वेज के कंपाइलर के अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा, एंड देन आफ्टर ट्रांसफॉर्म, अब ये क्या होगा, ये IL जो है ये पोर्टेबल है। अब अगर आप इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज का ये जो कोड है इसको किसी और मशीन पे चलाएंगे जिसपे CLR इंस्टॉल है, तो ये क्या होगा, चल जाएगा। ये IL कोड है, अगर मैंने इसको CLR विंडोज पे चलाया, विंडोज पे CLR होगा, वो विंडोज के अकॉर्डिंगली मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर मैंने इसी IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलाया जिसमें CLR होना जरूरी है, तो CLR उसको मोबाइल के अकॉर्डिंगली मोबाइल के मशीन कोड पे ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अचीव, वी आर अचीविंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थ्रू इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। यहाँ तक क्लियर है क्लास?
यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई एक कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? ओके ओके ठीक है। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क सबसे टॉप लेयर पे आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। फिर उसके बाद आपके पास कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अच्छा, ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या कर रही है? क्योंकि वी हैव जस्ट वन CLR, एक ही कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है जो थ्रू आउट किसी भी लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो जब एक ही प्लेटफॉर्म है, सो वी शुड हैव सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और सम गाइडलाइंस एंड रूल्स। सो दीज रूल्स आर डिफाइंड एज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल्स हैं जो हर लैंग्वेज जो कि ये कह रही है कि मैं डॉट नेट की लैंग्वेज हूँ, उसके लिए ये रूल्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। So ये जो common language specification is basically set of rules and standards which should be followed by all the languages which are supported by .NET environment. Then we have base class library. Base class library का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि base class library हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे reusable components हैं जिनकी classes बनी हुई हैं और उनके methods पहले से define है। जैसे हम console.writeline यूज कर रहे थे PF में। So console dot writeline. Console is the name of class and writeline is the name of method. So ये पहले से एक built in method है और हम इसको अपनी requirement के accordingly use कर रहे हैं. Similarly, console dot readline. So console is the name of class and readline is the method which is used for taking input from the user. So ये हम कैसे कर रहे हैं? Through base class library. और हमने सबसे पहले हम एक name space use करते हैं using system. वो किस लिए यूज करते हैं? सिस्टम ही जो है वो बेस क्लास है। सिस्टम के अंदर सारी सब क्लासेस हैं। सिस्टम के अंदर आईओ की क्लास है, सिस्टम के अंदर मैथ की क्लास है, सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग की क्लास है। तो जब हमने सिस्टम यूज कर लिया तो उसके अंदर हम डायरेक्ट किसी भी क्लास को कॉल कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल की क्लास भी सिस्टम की क्लास के अंदर ही डिफाइन है। तो बेस क्लास इज सिस्टम एंड इसकी जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक कंसोल की क्लास है जिसमें रीड राइट के सारे ऑपरेशन यूज हो सकते हैं। आईओ के क्लास है जिसमें फाइलिंग से रिलेटेड सारे फाइल ओपन फाइल क्लोज के सारे मेथड्स हैं। इसी तरह मैथ की क्लास। तो टॉप क्लास कौन सी है हमारे पास? सिस्टम। सिस्टम की क्लास के अंदर ही सारी चीजें जो है वो डिफाइन हो रही हैं। टाइप सेफ्टी मीन्स टाइप सेफ होनी चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि एक इंटीजर वेरिएबल है, सो इट शुड स्टोर इंटीजर वैल्यू। अगर मैं कह रही हूँ कि फ्लोट वैल्यू है तो इसमें फ्लोट वैल्यू ही स्टोर हो। तो और अगर हम मिस मैचिंग टाइप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए टाइप कास्टिंग होनी चाहिए, जैसे कास्टिंग हमने PF में पढ़ी थी। असद आप भी हैं SID में? असद तारिक शेख। ओ, चीता। चीता भी है हमारी ID में। माशाल्लाह, सारे पढ़े हुए बच्चे हैं, सारे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी। सो बेस क्लास लाइब्रेरी क्या है हमारे पास? Base class library is a set of different methods which we can reuse for any specific reason. अपने यूजेज के हिसाब से हम किसी भी built in method को यूज कर सकते हैं। वो सारे built in method सिस्टम की बेस क्लास के अंदर डिफाइन है। बेस क्लास सिस्टम है और उसकी फिर फर्दर सब क्लासेस हैं जिसके अंदर सारे मेथड डिफाइन है। जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको कंसोल की क्लास की दी, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह मैथ डॉट पावर, मैथ की क्लास के बिल्ट इन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास कई कंपोनेंट है बेस क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड सबसे लोअर लेवल पर है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, टाइप सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन, गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रन टाइम एक्सेप्शन। ये सारी चीजें कौन कर रहा होगा? आपका CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और ये कॉमन है हर लैंग्वेज के लिए। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर तो हो सकता है लेकिन हर लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड एक ही CLR के अंडर रन होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई एक भी कंपोनेंट जो समझ नहीं आया हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो?
कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हर लैंग्वेज के कोड को CLR एक ही कंपोनेंट के अंडर रन होना है, सो देयर शुड बी सम सेट ऑफ रूल्स एंड देयर शुड बी सम different specifications which should be followed by all the languages. जी नुमान, मैंने दोबारा से CLS जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है या फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करूं? नुमान हुसैन। ओके, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि डॉट नेट की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। एनी लैंग्वेज दैट कन्फर्म्स टू द कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर CLI स्पेसिफिकेशन ऑफ द डॉट नेट कैन रन इन द डॉट नेट रन टाइम। जो भी लैंग्वेज जो है, जो एक माइक्रोसॉफ्ट की एक जो है स्पेसिफिकेशन है CLI कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी लैंग्वेज अगर उस CLI को फॉलो कर रही है तो वो डॉट नेट की लैंग्वेज है। इट मीन्स कि इट कैन रन ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। कौन कौन सी लैंग्वेज है? विजुअल बेसिक है, C# है, C++ का CLI वर्जन है, J# है, CLI वर्जन ऑफ जावा, तो जावा का CLI वर्जन J# भी आप डॉट नेट पे रन कर सकते हैं। A#, ADA एडा का आपके पास है, लिस्ट का CLI वर्जन है, आयरन रूबी जो है वो रूबी लैंग्वेज का CLI वर्जन है। यूजुअली हम जो यूज कर रहे होते हैं VB और C# यूज हो रहा होता है। हम जो इस कोर्स में यूज करेंगे वी विल यूज C#। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्रिएटेड विद डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं? यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सर्विस बेस्ड बैकएंड। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप WPF यूज कर सकते हैं, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, विंडोज फॉर्म यूज कर सकते हैं आप, वर्ड, एक्सेल, ड्रॉपबॉक्स, डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कोई गेम बनाना चाहें बना सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक्सेल वर्ड टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहें बना सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, एक्टिव सर्वर पेजेस, डॉट नेट ASP.NET यूज करते हुए आप फेसबुक, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स वेब यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स का डेस्कटॉप वाला व्यू, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और वेब एप्लीकेशन में ड्रॉपबॉक्स का वेब यूजर इंटरफेस पे डिजाइन कर सकते हैं जो ओवर द नेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वर्क कर सके। सर्विस बेस्ड बैकएंड्स आपके पास क्या होंगे? WCF सर्विसेज, व्हाट्सएप बैकएंड, व्हाट्सएप का बैकएंड जनरेट कर सकते हैं, स्काइप का बैकएंड जनरेट कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स की बैकएंड एप्लीकेशन जो सर्वर पे चल रही होती है एज अ सर्विस। तो आप सर्विसेज भी जनरेट कर सकते हैं। हम इस कोर्स में जो यूज करेंगे, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, एज अ प्रोजेक्ट होगा जो आपका। डॉट नेट की आईडीज कौन सी है हमारे पास? आईडीज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोड राइट भी आप वहीं पे करें, कंपाइल भी वहीं से करें, रन भी वहीं से करें, सारी इंटीग्रेशन वहीं पे हो। एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे ओवरऑल आपके पास एक ही आईडी, एक ही विंडो के अंदर रहते हुए आप सारे काम कर सकें, आपको अलग अलग कंसोल पे जाके रन नहीं करना पड़े। So we have some IDEs for .NET, Visual Studio, Visual Web Developer, Visual Basic and Visual C#। Visual Studio के अंदर सारी आपके पास फंक्शनैलिटी आती है। आप Visual Studio ओपन करेंगे so you can create a web based application, a desktop application, language की सपोर्ट भी वहीं पे हो सकती है। विजुअल वेब डेवलपर इज बेसिकली कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड विजुअल बेसिक एंड विजुअल C# के अपनी अपनी आईडीज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट विजुअल स्टूडियो है। सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सबसे बॉटम लेयर पे, उसके बाद बेस क्लास लाइब्रेरी, फिर उसके बाद एक और चीज आ गई आपके पास, डेटा बेसिस एंड एक्सएमएल। अगर आपने SQL सर्वर या कोई थर्ड पार्टी टूल या कोई API वगैरह यूज करनी है सो यू कैन यूज इट इन दिस लेयर। उसकी भी आप क्लासेस बनाएंगे और उसका लिंक यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो टॉप लेयर है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई सर्विस जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो टॉप लेयर होगी CLS की, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल द लैंग्वेजेस विच आर सपोर्टेड बाय .NET एनवायरनमेंट। सो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है।
आसान हो रही है, आसान के बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारी ये स्लाइड्स एंड हो गई हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लास किसी को कोई क्योरी नहीं है? नहीं, जो लैंग्वेज डॉट नेट सपोर्ट नहीं कर रहा वो आप यूज नहीं कर सकते। जो जिन लैंग्वेज की सपोर्ट दे रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क, वो लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्यूरी, और कोई सवाल? अच्छा जी, कुछ क्यूरीज हैं मिस। खाली लिनक्स पे डॉट नेट यूज कर सकते हैं? अच्छा, लिनक्स पे डॉट नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है जावा का डॉट नेट एप्लीकेशन वर्जन देखना होगा लिनक्स पे। और उसके साथ कुछ ओपन सोर्स आपको रन टाइम एनवायरनमेंट भी चाहिए होंगे। मीन्स यू कैन यूज, बट उसके लिए आपको फिर कुछ और एड ऑन फीचर्स भी चाहिए होंगे, कोई थर्ड पार्टी टूल्स भी चाहिए होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमने क्लास वो पढ़ी है, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं। वो चीज़ें एक मिनट में आपको बता देती हूँ।
उसकी आपको और डिटेल मिल जाएगी। इंट्रो टू डॉट नेट वाला मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, ये वाला। ये अगर आप इसको ब्रीफली थोड़ा सा और डिटेल में, ये जो आज का हमने लेक्चर पढ़ा, ये थोड़ा सा उसकी और डिस्क्रिप्शन है। सो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप एज अ रेफरेंस ये वाली जो है पीपीटी फाइल भी देख सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा शेयरिंग पे आते हैं। ठीक है, वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, सी शार्प का ओवरव्यू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, वही चीज़ रिवीजन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। यूजली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए हम मैपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, शहाब आप भी हैं? अच्छा जी, शेयर कर दें लिंक यहाँ पे हुज़ैफा, व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, नाउ हियर इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सो इन एन ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ रिलेटेड स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम उसको कह रहे हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। Software objects are often used to model the real world objects that you find in everyday life। जो आपके real world objects हैं, जो आपको डेली लाइफ में व्यू हो रहे हैं। ठीक है, लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आइडेंटिफाई करें कोई भी 10 कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स जो अभी आप व्यू कर सकते हैं, तो मुझे चैट में आप बताएंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी आप व्यू कर सकते हैं। आपका लैपटॉप होगा, हो सकता है एक पेन हो आपके पास, एक पेपर हो, सेल फोन होगा आपका, ठीक है, फैन होगा, डोर होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जिनके कुछ स्टेट और बिहेवियर हो। ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर मैं एक फैन की बात करूं तो फैन का एक स्टेट और कुछ बिहेवियर्स होंगे। स्टेट क्या होगा, कंपनी नेम, उसके विंग्स कितने हैं, ठीक है, और बिहेवियर क्या होगा, ऑन, ऑफ, स्पीड, ये सारे उसके बिहेवियर हैं। अगर मैं सेल फोन की बात करूं तो सेल फोन का मॉडल नंबर उसका स्टेट होगा, उसका कलर उसका स्टेट होगा, उसका किस कंपनी का है वो उसका स्टेट होगा, और बिहेवियर उसके क्या क्या हो सकते हैं। इसके बिहेवियर हो सकते हैं ऑन, पावर ऑफ, कॉल, कॉल का फंक्शन हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज का बिहेवियर हो सकता है। मीन स्टेट्स आर एट्रीब्यूट्स जो उसका स्टेटस बता रहे हो, और बिहेवियर्स आर द मेथड्स विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय और थ्रू दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहले ऑब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। मैनी एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक डॉग, डेस्क, टेलीविजन, बाईसाइकिल। हर चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, इट्स एन ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स शेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। दोनों के मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्टेट्स भी होंगे और बिहेवियर भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग हैव स्टेट, का नेम, कलर, और बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, बार्किंग, फैचिंग, वैगिंग टेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम बाईसाइकिल की बात करें तो बाईसाइकिल ऑल्सो हैव स्टेट, current gear, current pedal, and behavior, changing gear, changing pedal cadence, applying brakes, etc. and etc. So हर ऑब्जेक्ट्स को हम दो कैटेगरीज में, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट वन उसका स्टेट एंड सेकंड वन उसका बिहेवियर। ठीक है, अब आपने काम ये करना है कि जो अभी ऑब्जेक्ट्स हमने अभी अब डिस्कस किए उनके अलावा कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स चूज करें और उनके स्टेट और बिहेवियर बताएं। लेकिन जो क्लास में बता चुके हैं वो नहीं, उसके अलावा कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स और उनके बिहेवियर। नहीं, नंबर इटसेल्फ तो एक नॉन टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे 2 3 4। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कह रही हूँ कि दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स, या आई हैव 3 एप्पल्स, तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो 3 एप्पल्स आर ऑब्जेक्ट। 3 नंबर्स तो उसका काउंट है।
लेकिन इटसेल्फ जो चीज इमेजिनरी है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, कोई दो ऑब्जेक्ट चूज करें आप लोग जो अभी हमने क्लास में डिस्कस किया उसके अलावा, और उन दो ऑब्जेक्ट्स के जो है आप मुझे बताएं स्टेट्स एंड बिहेवियर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे नहीं ना, पूरा एक कंप्लीट सेट बना के बताएंगे। अगर आप माउस ले रहे हैं तो माउस के जो है वो स्टेट और बिहेवियर क्या है। ऐसे तो इतनी सारी चैट्स आ जाएंगी, मैं ढूंढती रह जाऊंगी कौन सा किसका पार्ट है। लैपटॉप है, उसका स्टेट क्या हो सकता है, उसका कलर। अच्छा, लैपटॉप जो उसामा ने बताया उसका कलर, ठीक है। कलर के साथ साथ मॉडल नंबर, कंपनी नेम, ये स्टेट है। बिहेवियर क्या हो सकता है, ऑन ऑफ साउंड, दिस ऑल आर द बिहेवियर्स, ठीक है। पेन है, पेन का कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, क्या हो सकती है, राइटिंग। सिमिलरली ज़ुनैरा ने क्या बताया, ट्यूबलाइट, उसके स्टेट्स, उसका कलर, डिज़ाइन। बिहेवियर उसका क्या हो सकता है, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इन्वर्टर है तो उसका स्टेट जो वो कंपनी, कलर एंड बिहेवियर ऑन एंड ऑफ, ओके, ठीक है लाइबा। रेफ्रिजरेटर, स्टेट उसका होगा कंपनी नेम, कलर, बिहेवियर, ऑन एंड ऑफ, टेम्परेचर। बाइक है, उसका स्टेट होगा कंपनी, टायर्स, बिहेवियर उसके होंगे स्पीड, स्लो, ब्रेक, एक्सेट्रा। एंड कीबोर्ड है, उसका स्टेट होगा, कीबोर्ड का स्टेट होगा उसका नेम, उसका ब्रांड, और बिहेवियर्स होंगे उसकी फंक्शनैलिटी, लाइट्स, मे बी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। असद तारीफ ऑब्जेक्ट है वेरियर, उसका स्टेट होगा आर्मर, ट्राइब, एटसेट्रा। बिहेवियर फाइट, जंप, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये जो वेरियर है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हैं या ये कोई 3D गेम का कोई ऑब्जेक्ट है असद? मोहम्मद उमेश, बॉटल है, स्टेट्स, कलर, शेप, बिहेवियर, स्टोर्ड लिक्विड, ठीक है। उमेश ने सही बताया। तला अहमद, ऑब्जेक्ट है ह्यूमन, स्टेट है, नेम है, उसका जेंडर है, उसका एज है, और पर्सन के साथ बिहेवियर्स क्या क्या आ सकते हैं। तला बिल्कुल सही आपने एट्रीब्यूट्स बताएं। हुजैफा, माउस, स्टेट है उसका कंपनी है, और कलर है, गेमिंग है, और नॉट। उसमें फंक्शंस, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करना, डबल क्लिक करके किसी चीज को ओपन करना। So these should be the behaviors of mouse. ठीक है हुजैफा। शेरियार असगर, पर्सनल कंप्यूटर में उसका ब्रांड, उसका कलर, बिहेवियर में स्क्रीन, ऑन ऑफ, स्टैंड बाय, ठीक है। मोड हो सकता है वो स्टेट। तो ये जो स्टैंड बाय है ये इसका स्टेट होगा, ये बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। अब मोड में ऑन ऑफ स्टैंड बाय तीनों आ सकते हैं। उसका बिहेवियर ओपन क्लोज, अच्छा जी। एसी है, कलर है, साइज है, वर्किंग है, कंपनी है। उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उवैस, टेलीविजन है, स्टेट, कंपनी नेम, साइज, एलसीडी, मॉडल नंबर, बिहेवियर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल, ठीक है। एयर कंडीशन, मॉडल नंबर, ठीक है। ऑलमोस्ट सबने ही सब सही बताया है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स हैव characterized into two broad components, states and behaviors. अच्छा जी, अब हम ऑब्जेक्ट में क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग कोड इनटू इंडिविजुअल। अब जब हम हर चीज को एक ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका हमें एडवांटेज क्यों क्या हो रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कोड रीयूज एंड प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग ईज। अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे कि ये क्या है। Modularity means the source code for an object can be written and maintained independently of the source code for another object. मॉड्यूलरिटी है, एक सोर्स कोड जो मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिखा है वो इंडिपेंडेंटली हम किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, मैं भी उस क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, आप भी उस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, अब हम दोनों के स्टेट डिफर हो सकते हैं। और अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करूंगी उसका इफेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेट से मैं कह रही हूँ कि एक पर्सन है,
एक पर्सन की एज 10 है और एक पर्सन की एज मैंने 20 रखी है। अब मैं जिस एक पर्सन ABC है उसकी एज 10 है, एक पर्सन DEF है उसकी एज 20 है। अब 20 वाले जिस DEF है पर्सन उसकी एज को मैं 20 से चेंज करके 25 कर रही हूँ। तो जब मैंने DEF की एज 25 की, इट विल नॉट अफेक्ट द एज ऑफ ABC। सो दैट इज मॉड्यूलरिटी। मैं इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकती हूँ। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करूंगी, इट विल नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। सो मॉड्यूलरिटी इज दैट कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करने का इफेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ना पड़े। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? बाय इंटरेक्टिंग ओनली विद objects method, the detail of its internal implementation remain hidden from the outside world। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के साथ हम हमेशा क्लास को एसोसिएट करते हैं। तो जब मैंने क्लास का कोड लिखा है, सिर्फ वही कोड शो होगा या वही चीज हम शो करवा सकते हैं जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट ही उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं एक पर्सन की क्लास बना रही हूँ, और जब तक मैं उस पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी, उसके स्टेट और मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी और एंटिटी एक्सेस नहीं कर सकती। दैट इज हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट कर दिया, हाइड कर दिया, और इट कैन ओनली बी शोड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को शो करवा सकते हैं। बाकी वरना तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास हाइड रहेगी। अब ये चीजें कैसे होंगी, ये जब हम कोड में देखेंगे प्रैक्टिकली, तो ये हमें और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। कोड रीयूज। If an object already exists written by another software developer, you can use the object in your program as well। अगर एक ऑब्जेक्ट एक प्रोग्राम में यूज हुआ है, तो आप उसी सेम ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। This allows specialists to implement, test, debug complex task-specific objects as well। ठीक है, सो यू कैन रीयूज कोड एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक क्लास बनाई एक एप्लीकेशन में पर्सन की, लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसी क्लास को आपने एक और क्लास बनाई आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, उसी क्लास को आपने एज इट इज उसी कंपोनेंट को उठा के वहां कॉपी पेस्ट कर दिया। सो यू कैन रीयूज योर कोड एज वेल। एंड प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग इज, इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टर्न्स आउट टू बी प्रॉब्लमेटिक, और अगर किसी एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। उसका पूरी आपकी एंटायर एप्लीकेशन और सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरा एंटायर सिस्टम को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली जिस एक पोर्शन में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिबगिंग करना आसान होगा, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम रेज हुई है। और जब डिबगिंग हो गई, तो आप उसको प्लगेबिलिटी भी कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। So these are the some benefits। लेस देन 1 मिनट रह गया है मीटिंग एंड होने पे। जैसे ये मीटिंग एंड होती है, फिर हम फौरन इसी मीटिंग आईडी को दोबारा से ज्वाइन करते हैं, या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। सेवनटीन 33 हो रहे हैं मेरे पास, तो हम 40 पे स्टार्ट करते हैं, 8 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ठीक है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हम 20 to 25 मिनट्स में क्लास 6 बजे तक एंड कर देंगे। एक सेशन की अटेंडेंस हो गई है, दूसरे की अभी हम मार्क कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग पे। ठीक है।